हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो जो रिएक्शन होती है वो जैसे कि एडिशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब हम एडिशन रिएक्शन को देखते हैं तो उसमें कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन को देखते हैं तो उनमें बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके टाइप, जिसमें आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें हम देखेंगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और उनको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, जिसमें आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट, और सेकेंड होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं तो इसके टाइप होते हैं, उनको देखते हैं हम। यहाँ पर हम SN1 और SN2 रिएक्शन को देखेंगे। मेन तो वही है हमारी SN1 रिएक्शन, तो इसको बोलते हैं हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकेंड है SN2 रिएक्शन, तो इसको बोलते हैं हम बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो एक और आती है इसमें थर्ड, तो उसको बोलते हैं हम SNI रिएक्शन। SNI तो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती हैं तो इसमें आती हैं EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन। एक और आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। और नेक्स्ट होता है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन।
तो यहाँ पर हमने देखा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके टाइप देखिए कि ये कितने टाइप की होती हैं, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें देखा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें नाइट्रेशन आता है, सल्फोनेशन आता है, हेलोजिनेशन आता है और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो ये भी आते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेन जो है हमारा SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। किसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो टाइप ऑफ रिएक्शन in which more reactive group substitute and form by product। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव ग्रुप सब्स्टिट्यूट द अदर एंड फॉर्म बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जो क्लोरीन है और हम एक्वस KOH के साथ में जो एक्वस HOH मतलब H2O, तो इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो RDS करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव ग्रुप होगा जैसे कि यहाँ से H+ और यहाँ पर OH- होगा, ये टूटेगा तो इसमें जो है जो क्लोरीन है उसको OH मोर रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर OH आके जुड़ जाएगा और जो यहाँ पर H और Cl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जबकि हम जो एडिशन रिएक्शन देखते हैं उसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। अगर इसकी जगह हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं एक और स्ट्रॉन्ग मीडियम ले लेते हैं जैसे कि एल्कोहलिक HOH ले लेते हैं, तो उसमें जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगी रिएक्शन, और यहाँ से OH और यहाँ से भी H और निकल जाएगा, तो H2O भी निकल जाएगा। स्ट्रॉन्ग मीडियम होता अगर एल्कोहलिक H2O लेते हैं तो अब हम देखते हैं, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी जिसमें देखा कि जो मोर रिएक्टिव ग्रुप है वो लेस रिएक्टिव ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है और बाय प्रोडक्ट बना देता है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें SN1 रिएक्शन देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं इसको क्लीन करके। तो हम देख रहे हैं SN1 रिएक्शन को। SN1 रिएक्शन इसको बोलते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ कोष्टक में, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which proceed in polar protic medium through the formation of carbocation is known as SN1 reaction।
तो यहाँ पर जो है हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझेंगे और उससे देखेंगे कि कैसे जो है पोलर प्रोटिक मीडियम में कैसे कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो पोलर प्रोटिक मीडियम किसको बोलते हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखते हैं पोलर प्रोटिक रिएक्शन। रिएक्शन तो इसमें आ जाएंगे जैसे कि HOH। तो यहाँ पर जो है जैसे पोलर प्रोटिक किसको बोलते हैं, जैसे हम देखते हैं पोलर की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे प्रोटिक तो प्रोटॉन मतलब, तो यहाँ पर H प्लस जो मतलब यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ से OH माइनस ये टूटेगा अगर, तो H प्लस और OH माइनस में। तो यहाँ पर जो है जो H प्लस जहाँ से H प्लस निकलता है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि पोलर किसको बोलते हैं, जहां पर जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो जुड़ा हो। जैसे कि इस वाले कंपाउंड में देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ रहेंगे, क्लोरीन की तरफ। पर जो है बॉन्ड नहीं टूटता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ रहते हैं, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पोलर होने के लिए एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसका होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड को ये अपनी ओर खींच के रखता है, तो इसकी वजह से बॉन्ड टूटता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखते हैं कि जो H प्लस देता है कोई भी कंपाउंड हो उसमें H प्लस देता है और वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए। तो प्रोटिक मतलब H प्लस और पोलर देखा हमने कि जो पोलर कंपाउंड कैसे, जैसे कि उसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, या फिर हम देखते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड है जिसमें लोन पेयर हो। तो हमने देखा था जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम जो लोन पेयर है उसकी वजह से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन है और इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो लोन पेयर है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये पोलर होने के लिए या तो लोन पेयर या फिर कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव जो एटम है। तो यहाँ पर एल्कोहल को देखते हैं जैसे कि ROH और भी है जैसे कि RC कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें HSH, और देखते जैसे कि ये जो अल्कोहल है इसमें दोनों में आ जाएगा। यहाँ पर एक और है जैसे लेते हैं हम यहाँ पर Cl एसिड क्लोराइड। तो देखते हैं तो यहाँ से जैसे हम इसको तोड़ते हैं इनको, तो यहाँ से H प्लस जैसे कि इसको करते हैं तो यहाँ पर इससे H प्लस और यहाँ पर तो ये माइनस होगा, और यहाँ पर देखते हैं तो एक यहाँ पर माइनस और यहाँ से H प्लस निकलेगा तो पोलर प्रोटिक होगा। यहाँ पर भी माइनस होगा और इधर से H प्लस निकलेगा मतलब प्रोटिक होगा, ये पोलर प्रोटिक। तो यहाँ पर जैसे कि इसको देखते हैं तो यहाँ से H प्लस निकलेगा। अब हम देखते हैं कि कुछ रिएक्शन को करके देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर ले रहे हैं हम CH3 और इसको थोड़ा सही लिखते हैं। तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम वाटर के साथ कराते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर ही लिख देती हूँ, यहाँ पर नहीं आएगा तो इसको इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा इधर तो HOH तो रिएक्शन कराएंगे, फिर यहाँ पर हम कराते हैं एक और की CH3OH और एक और ले लेते हैं KOH। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे तो जो क्लोरीन है उसको क्लोरीन निकलेगा यहाँ से, और जो हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे हम तो इसमें से H प्लस निकलेगा, ये टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। फिर ये यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कंडीशन क्या है हमारी कि मीडियम जो है पोलर प्रोटिक ले रहे हैं तो वो H प्लस ही निकालेगा। तो यहाँ पर ये H प्लस निकलेगा और यहाँ पर CH3O माइनस ये निकलेगा, फिर यहाँ पर H प्लस और OK निकलेगा। तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक होने की वजह से जो है H प्लस निकलेगा, ऐसा नहीं कि K प्लस और OH माइनस निकाल दे। तो यहाँ पर कंडीशन है पोलर प्रोटिक मीडियम की, तो इसलिए हम ऐसे रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम तो जो OH है ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर तो OH जुड़ जाएगा इसके साथ प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जो Cl को सब्सटीट्यूट कर देगा, ये OCH3 जुड़ जाएगा यहाँ पर, फिर HCl यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर OK जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो अब हम जो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म और समझते हैं। तो इसको क्लीन करके देखते हैं।
तो इसमें थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है नीचे वाला, तो इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, इस साइड में लिख देती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे थे KOH के साथ करा रहे थे, इसकी यहाँ पर अलग से लिखती हूँ मैं CH3 और CH3Cl और CH3। तो यहाँ पर जो KOH के साथ कराएंगे तो निकलेगा HCl को निकालेंगे हम और O के जाके जुड़ जाएगा। तो हम जो SN1 रिएक्शन देख रहे थे उसमें अब हम देखते हैं कि जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो कैसे होती है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले एक नोट लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट करके लिख लेना, इन SN1 reaction, in SN1 reaction both carbocation and लीविंग ग्रुप जो है आर स्टेबलाइज्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बाय सोल्वेशन, है ना। तो यहाँ पर ये नोट करके लिख लेना कि इन SN1 रिएक्शन बोथ कार्बोकेटायन एंड लिविंग ग्रुप आर स्टेबलाइज्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बाय सोल्वेशन। तो यहाँ पर देखते हैं हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को, जो हमने रिएक्शन की थी उसकी। तो यहाँ पर CH3 और इसको ऐसे लिखते हैं CH3 और क्लोरीन। तो इसके साथ जो है OH माइनस जुड़ा है, वो कैसे जुड़ा है उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पर हम करा रहे हैं HOH, तो RDS करा रहे हैं हम। तो इसमें देखते हैं कि जो क्लोरीन निकलेगा सबसे पहले, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, तो CH3 और इसको ऐसे करके ऐसे लिख देती हूँ, है ना, पता तो है ही ना कि यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो क्लोरीन है वो निकलेगा। तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पर जो वाटर है, जैसे कि तो वाटर के पास दो लोन पेयर है और इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। तो ये जो लोन पेयर है ये इस कार्बन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो ये होगी कि ऐसे करके यहाँ पर जुड़ेगा ये ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इधर और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव है एटम तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो हाईली स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है नेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसलिए जो ये है अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो ये रिएक्शन होगी यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ का Cl और ये H, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे, जैसे कि इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से Cl निकला तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर कमी है, तो इसने जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर है, तो अपना ये एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो जो इसने एक लोन पेयर डोनेट किया है इसका, तो उसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हाईली अनस्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो ये HCl बाहर निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको एक ग्राफ से समझते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ही लेना पड़ेगा शायद, तो इधर दिख जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर डेल्टा G, तो इसको बोलते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसको ऐसे,
तो यहाँ पर ग्राफ से हम रिएक्शन को समझेंगे कि कैसे रिएक्शन हुई है। तो कोई भी जो रिएक्टेंट होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको सही लिखना पड़ेगा थोड़ा सा इधर से, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। जो कोई भी रिएक्शन होती है उसकी एनर्जी, जैसे कि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो उसकी एनर्जी जीरो नहीं होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी को। तो कोई भी जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करता है तो उसकी एनर्जी जीरो नहीं होती है, इसलिए हम रिएक्शन को यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर से करेंगे क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी जीरो नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्राफ बनाएंगे हम, इसको थोड़ा और नीचे लेते हैं, प्रोडक्ट है इधर, ये है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्शन को हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। जो रिएक्टेंट की एनर्जी, जैसे कि इसकी थोड़ी और ऊपर लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो है ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं हम डेल्टा एच, इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। तो ये है यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर और समझते हैं। तो यहाँ पर जो ये होगी ट्रांजिशन स्टेट होगी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में जो ये यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तो इसको देखते हैं। तो इसमें रिएक्शन होती है, सबसे पहले जो कार्बन है वो अपना बॉन्ड क्लोरीन के साथ है वो तोड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड जो है ये तोड़ता है और यहाँ पर चार्ज आता है तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसमें कार्बन एक तो अपना बॉन्ड तोड़ता है और जोड़ता भी है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो फिर यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां पर ये अपना बॉन्ड तोड़ता है और बनाता भी है। तो यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, अपना हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ेगा। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट फॉर्म होगा और HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन होगी, जैसे कि इसके ऊपर चार्ज आता है तो वहां पर जो होगी वो ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पर, तो हमारा ये रिएक्टेंट था और ये जो था इंटरमीडिएट था, और ये बना ये प्रोडक्ट। तो हम इससे समझते हैं यहाँ पर ये जो होती है जो रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इनके बीच की एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जैसे कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी देखते हैं, तो इसको बोलते हैं जैसे कि डेल्टा एच, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है उसमें से माइनस करते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी को। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी।
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, अगर जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो यहाँ पर ले लिया जाए कि जैसे कि 3 है, यहाँ पर नीचे है ग्राफ में दिख रहा है ऐसे, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये डेल्टा एच जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अगर डेल्टा एच जो नेगेटिव आता है तो वहाँ पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, तो ये रिएक्शन जो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर इसी की जगह एक और ग्राफ बना के समझ लेते हैं, यहाँ पर अगर वैसे तो दिख रहा होगा पर मैं ऊपर ही बनाती हूँ उसको। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा और ऊपर करती हूँ, और ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आता है तो जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी। और जैसे यहाँ पर डेल्टा एच जो था वो नेगेटिव था, तो डेल्टा एच लेस देन 0 तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन करके समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें देखते हैं जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी लेवल, इसको बोलते हैं मैक्सिमम एनर्जी लेवल। और यहाँ पर देखते हैं कि जो रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी है उसे हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो है, इसमें से माइनस करेंगे रिएक्टेंट की एनर्जी, नहीं ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये रिएक्शन की एनर्जी होती है, जो जैसे कि रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पर जो है अब देखते हैं हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को। तो उसमें देखा हमने कि जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम होती है तो उसमें जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, लेकिन जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हमने यहाँ पर देखा जैसे कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और अगर डेल्टा एच जो है नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर हमने जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है उसको समझा।